Hello friends, welcome back. Today we will continue with our chapter number 1, gravitation. Now, I will like you to move on page number 6. Do you know? Here they have asked us one question. Now, the question is regarding high tide as well as low tide. You can see there is a diagram which is shown over there, which explains about high tide and low tide. फर्स्ट थिंग, ये हाई टाइड और लो टाइड क्या होते हैं उसे हम लोग समझ लेंगे. हाई टाइड एंड लो टाइड ऑकर्स एट डिफरेंट टाइम्स एज वेल एज डिफरेंट प्लेसेस. अर्थ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग वक्त पे ये एक फिनोमिना ऑकर होता है. क्या होता है इस फिनोमिना में? लेवल ऑफ वाटर इन द सी चेंजेस बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय मून. मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसके वजह से लेवल ऑफ वाटर ऊपर और नीचे हो सकता है. जब ग्रेविटेशनल फोर्स मून का बढ़ जाता है, इट विल पुल द एलिमेंट ऑफ वाटर टुवर्ड्स इटसेल्फ. वाटर का पोर्शन उसकी तरफ पुल किया जाएगा. दैट्स वाई सी लेवल्स हाई हो जाएगी, जिसे हम हाई टाइड कहेंगे. और जब वो हिस्सा मून के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं होगा, तब वाटर का लेवल ऊपर नहीं जाएगा. इट विल रिमेन लो. इस इवेंट को हम कहेंगे लो टाइड. Water directly under the moon gets pulled towards the moon and level of water there goes up, causing high tide at that place. इसे हम डिटेल में समझेंगे. Look in this diagram. In this diagram you can notice moon is under the influence of Earth's gravitational pull, but at the same time some element of Earth is also under the influence of moon's gravitational pull. अर्थ का कुछ पोर्शन मून के ग्रेविटेशनल पुल के अंडर इन्फ्लुएंस में है. ये कौन सा एलिमेंट है? नाउ दिस एलिमेंट इज वाटर. यू कैन फाइंड जिस हिस्से में मून डायरेक्ट लाइन में प्रेजेंट नहीं है, उस हिस्से में वाटर का लेवल दबा हुआ है, कम है, लो है. ऑन द सेम थिंग, जिस हिस्से में वाटर का लेवल हाई है, उसी लाइन में मून का प्रेजेंस है. जहां मून का प्रेजेंस प्रेजेंट है, वहां वाटर की लेवल हाई है. इस पोर्शन को, इस इवेंट को हम कहेंगे हाई टाइड. और जिस हिस्से में मून प्रेजेंट नहीं है, उस हिस्से का वाटर का लेवल कम है, उसे हम कहेंगे लो टाइड. अगर हमने एक और बात नोटिस की इस डायग्राम में, तो जब सन प्रेजेंट होता है, मतलब एक ही लाइन में सन एज वेल एज मून ये दोनों प्रेजेंट हैं, उस वक्त एक मार्जिनल पोर्शन हाई टाइड में बढ़ जाता है. बिकॉज अर्थ इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, वन इज मून एंड अनदर इज सन. सन और मून के प्रेजेंस की वजह से वहाँ की वाटर लेवल पे एक बड़ा इम्पैक्ट आता है, एंड दैट्स वाई हाई टाइड इज लार्जर. इसे हम और डिटेल में समझेंगे. अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो हमारे सिलेबस में नहीं है, but this is just for the information purpose, additional information purpose. Here you can find moon is revolving around the earth. जब मून रिवॉल्व करता है, तो मून के हिस्से में जो वाटर का लेवल आता है, वहाँ पे वाटर की लेवल की हाइट बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं हाई टाइड. मगर अगर हमने डिटेल में नोटिस किया, तो जब मून और सन दोनों एक लाइन में आ जाते हैं, तब उनके कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से वाटर की लेवल ज़्यादा बढ़ जाती है. जब वाटर की लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे हाई टाइड का इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज लार्ज टाइडल रेंज. और जब मून की इफेक्ट की वजह से वाटर का लेवल थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाता है, उसे हम कहेंगे स्मॉल टाइडल रेंज. ऑन द अदर हैंड, वी विल जस्ट कंसिडर हाई टाइड एज वेल एज लो टाइड. ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मून, water will be pulled upwards. It will cause high tide. At the same part, when 90-degree angle is created from the presence of moon, at that portion, level of water will remain low. It will be referred as low tide. Our next topic is behavior of Earth's gravitational force. Let's see. We are having some set of questions over here. First question is, imagine
यू आर थ्रोइंग अ स्टोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ऐसा हमें इमेजिन करना है कि एक स्टोन है, इस स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ हमने उसे फेंक दिया है। नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, विल द वेलोसिटी ऑफ ए स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रिमेन कांस्टेंट और विल इट चेंज विद टाइम? यह क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि जब हमने स्टोन ऊपर फेंक दिया है तो इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी या फिर कुछ टाइम के बाद इस वेलोसिटी में कुछ चेंज होगा। तो इसका आंसर है ऑफ कोर्स द वेलोसिटी विल चेंज, इट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ विल इट चेंज? इस वेलोसिटी में कौन सा चेंज एक्सपेक्टेड है? जब हम स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तब उसकी वेलोसिटी बढ़ती हुई है, बट धीरे धीरे यह वेलोसिटी कम होती जाएगी एंड दैट्स व्हाई द वेलोसिटी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है वेलोसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। थर्ड क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाई डजंट द स्टोन मूव अप ऑल द टाइम? यह स्टोन हमेशा ऊपर क्यों नहीं जाता है? अब इस समझने के लिए वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेनेवर स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स, उस पे जैसे ही स्टोन हाथ पे से रिलीज होता है उसी वक्त अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है वो चालू हो जाता है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का अर्थ ग्रेविटेशनल पुल और अपवर्ड डायरेक्शन के हमने फेंकी हुए स्टोन, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करती है एंड दैट्स व्हाई एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द फोर्स बिकम्स जीरो, ये वेलोसिटी जीरो हो जाती है एंड दैट्स व्हाई द स्टोन डजंट मूव अप ऑल द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाई डज इट फॉल डाउन आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट? एक हाइट पे जाने के बाद ये स्टोन नीचे क्यों गिरेगा? ऑफ कोर्स जब ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उसके बाद वो अगर किसी दूसरे फोर्स के इन्फ्लुएंस में आता है तो वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दैट्स व्हाई इट विल नाउ कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउनवर्ड्स। और लास्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट डज इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन? तो इसकी मैक्सिमम हाइट डिपेंड करती है इसकी इनिशियल वेलोसिटी पे। अब जिन्हें ये एक्टिविटी, ये क्वेश्चन का सेट नहीं समझा, उसे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। लेट अस सी दिस एक्टिविटी। इसमें ऊपर अगर हमने क्वेश्चन देखा तो उसी क्वेश्चन सेट में से क्वेश्चन लिया है कि विल द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रिमेन कांस्टेंट और विल इट चेंज विद द टाइम? इसे समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये बास्केटबॉल का एग्जाम्पल है। यहाँ पे प्लेयर बॉल को बास्केट में डंक कर रहा है, मतलब ड्रॉप कर रहा है, हिट कर रहा है, उसे बास्केटबॉल के टर्म में डंक कहा जाता है, DUNK। अगर आपने नोटिस किया तो मैंने इस डायग्राम के ऊपर एक रेड कलर का एरो मार्क किया है। अगर इस रेड कलर के एरो को हम लोग ठीक से नोटिस करें तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे बॉल की हाइट मैक्सिमम होती है और उसके बाद उसका डाउनवर्ड मोशन चालू होता है। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि विल द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रिमेन कांस्टेंट? अगर हम उस क्वेश्चन को इस एग्जांपल के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या बॉल की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है? आप ही मुझे बताएं। ऑफ कोर्स द आंसर इज नो। जहाँ पे हमने एरो नोटिस किया है वहीं तक उस बॉल की वेलोसिटी बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है, उसके बाद बॉल की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज it will not remain constant, however it will change with the time. नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ विल इट चेंज? इसमें कैसे चेंज होगा? तो देखिए जहाँ पे हमने एरो प्लेस किया है उसके बाद बॉल की वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। सो जब हमने एरो प्लेस किया वहाँ पे हम ऐसा नोटिस कर रहे हैं कि बॉल की वेलोसिटी जब प्लेयर के हैंड से रिलीज हो रही है उसके बाद धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज डिक्रीजिंग एंड दैट्स व्हाई इट इज रिड्यूसिंग, स्टॉपिंग एट वन पॉइंट एंड देयरआफ्टर इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग टू रीच द बास्केट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा द वेलोसिटी ऑफ द बॉल और वेलोसिटी ऑफ द स्टोन डिक्रीजेस आफ्टर सम टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है
Why doesn't the stone move up all the time? अब उस एग्जाम्पल को समझने के लिए हमने एक और डिफरेंट सिनेरियो कंसिडर किया है. इस गेम को कहते हैं पोल वॉल्ट. पोल वॉल्ट में प्लेयर एक पोल की हेल्प से एक सर्टन बैरियर हर्डल को क्रॉस करके एक सेफ प्लेस पे लैंड होते हैं, एज यू कैन नोटिस इन द गिवन एग्जाम्पल. अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे. क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डजंट द स्टोन मूव अप ऑल द टाइम. यहाँ पे स्टोन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे इस प्लेयर से कि वाई डजंट द प्लेयर मूव अप ऑल द टाइम. जब प्लेयर पोल की हेल्प से अपने आप को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है, एट द सेम टाइम शी इज एक्सर्टिंग अ फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. बट वेन शी स्टार्ट्स एक्सर्टिंग फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना शुरू करती है, उसी वक्त डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करना चालू कर देता है. दो फोर्सेस, एक है अपवर्ड डायरेक्शन में होने वाली प्लेयर की फोर्स और दूसरी फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन की ग्रेविटेशनल फोर्स. ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और उस पॉइंट पे प्लेयर पे टोटल जो फोर्स अवेलेबल है वो हो जाती है ज़ीरो. जब ये इनिशियल फोर्स, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, उसके बाद वो प्लेयर ऊपर नहीं जा सकती. एंड दैट्स वाई द प्लेयर डज नॉट कंटिन्यू टू मूव अप ऑल द टाइम, बिकॉज देयर इज डाउनवर्ड पुल. This downward pull cancels the initial velocity, which becomes zero. Our next question is, why does it fall down after reaching a certain height? I can guarantee कि कोई भी क्वेश्चन की तरफ नहीं देख रहा होगा. You all must be noticing the sixer which is hit by our previous captain, favorite player, MS Dhoni, right? Let us try to understand what is happening in this case. अब यहाँ पे हमें ऐसा पूछा गया है कि ये स्टोन एक सर्टन हाइट पे जाने के बाद नीचे क्यों आता है. Why does this stone falls down after reaching a certain height? If you notice in this case also, when Dhoni is trying to hit off the bowler, the ball goes up in the sky. ये एक सर्टन हाइट तक पहुँच रहा है और जब ये सर्टन हाइट पे पहुँच रहा है, उसके बाद उसकी खुद की वेलोसिटी, जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, वो ख़त्म हो गई है. और जब उसकी खुद की वेलोसिटी, खुद की फोर्स अवेलेबल नहीं होती है, तब वो किसी और फोर्स के इन्फ्लुएंस में आ जाता है. और ये जो दूसरी फोर्स है जिसके इन्फ्लुएंस में ये आ गया है, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. सो आफ्टर वन पॉइंट इट कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दैट्स व्हाई इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन. लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डज इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन. ये जो स्टोन जिसे हमने ऊपर उछाला है, ऊपर फेंका है, उसकी मैक्सिमम हाइट किस क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है. उस एग्जाम्पल को भी समझने के लिए हमने एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है. दिस इज फेमस सिक्स. ये एक फाइनल का सिक्स है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. एंड एज वी ऑल नो दैट MS धोनी इज वेरी पॉपुलर बाय विनिंग मैचेस लास्ट बॉल बाय हिटिंग सिक्सेस. नाउ यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ कंपेयर किया तो क्वेश्चन वही है कि ये जो बॉल जिस पे 6 लगी है, इसकी मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करती है. मान लो बैट्समैन ने इस बॉल को धीरे से हिट किया होता तो ये 2 रन की तरफ चला जाता. अगर इसको थोड़ा और फोर्स से हिट किया होता तो वो 4 रन की तरफ चला जाता, बाउंड्री हो जाता. बट इन दिस केस इट हैज़ बीन हिट बाय ट्रमेंडस फोर्स. उसे फुल फोर्स की तरह हिट किया गया है. सो व्हाट डज दिस मैक्सिमम हाइट डिपेंड अपॉन. मैक्सिमम फोर्स, और उस मैक्सिमम फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी. अगर फोर्स कम होती तो इनिशियल वेलोसिटी कम होती, ये बॉल 2 रन की तरफ जाता. फोर्स थोड़ी ज़्यादा होती, इनिशियल वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती, ये बॉल बाउंड्री की तरफ चला जाता, 4 रन्स. मगर इस केस में बॉल पे लगी हुई फोर्स बहुत ज़्यादा है. That's why the initial velocity achieved by the ball is very high, and that's why it is received maximum height, and that maximum height has caused us to reach up to the stadium, जिसे हम 6 ऐसा कहते हैं. Let us move on. One very simple question. The moon as well as artificial satellites are orbiting the earth
Earth attracts them toward itself. But unlike falling apple, they do not fall on earth. Why? क्या पूछ रहा है यह क्वेश्चन? यह क्वेश्चन कहता है कि मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ये अर्थ के पास ऑर्बिट में घूम रहे हैं. दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. मगर एप्पल ये जो ट्री पे होता है, अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो एप्पल नीचे गिरता है. एप्पल अगर नीचे गिर सकता है तो मून नीचे क्यों नहीं गिर सकता? ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्यों नहीं नीचे गिर रही? ये क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है. इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे. लुक एट दिस एग्जाम्पल. आई थिंक वी ऑल आर फेमिलियर विद दिस एग्जाम्पल. सर्कस में ये एक काफ़ी पॉपुलर इवेंट है. इसे मौत का कुआं कहते हैं, वेल ऑफ डेथ. नाउ इन दिस एग्जाम्पल द कार्स आर रनिंग विद वेरी स्लो स्पीड. ये एनिमेशन थोड़ा सा स्लो किया गया है अंडरस्टैंडिंग के लिए. जनरली जो मौत का कुआं सर्कस में अवेलेबल होता है वहाँ पे कार की वजह यू विल फाइंड बाइक्स. देयर आर मेनी बाइक्स विच आर रनिंग इन दिस वेल ऑफ डेथ. क्या होता है यहाँ पे? द राइडर स्लोली स्टार्ट्स inclining inside the circle. He will slowly start increasing the speed of the bicycle, and when he starts increasing the speed of the bike, you will notice he is able to achieve the momentum. उसे वो momentum achieve करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. मगर अगर आपने नोटिस किया तो उस कार या बाइक की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है. मान लो ये एग्जाम्पल में अगर कार ने सडन ब्रेक दबा दिया, चलते चलते अचानक रुक गई, या फिर अगर बाइक हो तो बाइक भी पहले बहुत ज़्यादा स्पीड में घूम रही है और कुछ टाइम के बाद अचानक उसने ब्रेक दबा दिया. जो राइडर है उसने चलाते चलाते ब्रेक दबा दिया. डू यू एक्सपेक्ट दैट कार और दैट बाइक टू रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ वॉल? आई कैन गारंटी ऑल ऑफ यू आर आंसरिंग नो. ये कार या बाइक विदाउट स्पीड वॉल के सरफेस पे नहीं रुक सकती. क्यों? वाई? द रीजन बिहाइंड इट इज इट विल डायरेक्टली कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो क्या इसका ये मीनिंग होता है कि जब तक कार और बाइक ये वॉल के सरफेस पे घूम रही है, मोशन में है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा? रॉन्ग. ग्रेविटेशनल फोर्स उस वक्त भी काम कर रहा है, बट द फोर्स विच इज एक्टिंग इन स्ट्रेट डायरेक्शन, it's cancelling out the gravitational force, and that's why the object is able to maintain itself over the surface. इसका मीनिंग समझ लेंगे कि जो फोर्स कार और बाइक सामने के डायरेक्शन में, फॉरवर्ड के डायरेक्शन में अप्लाई कर रही है, उसी वक्त ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाली फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन के काम करने वाली फोर्स, जिसे कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स, को कैंसिल कर देती है, जिससे इफेक्ट न्यूट्रल आता है. और that's why the object is able to maintain itself, sustain itself over the surface of wall. अगर इसी एग्जाम्पल को हम अर्थ और मून के साथ रिप्लेस कर दें तो मून इस कार और बाइक की तरह घूम रहा है. इट इज़ मूविंग. अगर मून ने रोटेशन करना बंद कर दिया, मोशन करना बंद कर दिया, then it can directly come into the influence of Earth's gravitational pull and it will fall down just like falling apple. एप्पल की तरह मून भी गिर जाएगा. कब? जब मून का मोशन रुक जाएगा. Our next topic is Earth's gravitational acceleration. Now Earth's gravitational acceleration is nothing but acceleration due to gravity. ये एक स्मॉल टॉपिक है जो 9th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. इन 9th स्टैंडर्ड वी हैव सीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. उसी टॉपिक का ये थोड़ा सा एक्सटेंशन है. अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स नियर इट. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन. इमेजिन यू आर होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट को हाथ में पकड़ा है, मान लो पेन है, एंड नाउ यू आर रिलीजिंग दैट पेन. उस पेन को हाथ से तुम रिलीज कर देते हो. इट विल कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी.
मगर जब ये ऑब्जेक्ट हाथ से रिलीज किया जाता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u ये 0 होती है, u इक्वल्स टू 0। बट जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ नीचे गिरने लगेगा, इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। दिस चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। मगर ये एक्सेलरेशन किसके वजह से हो रहा है? सो दिस एक्सेलरेशन इज कॉज्ड ड्यू टू ग्रेविटी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। इसे स्मॉल जी से हम डोनेट करते हैं। स्मॉल जी 9th स्टैंडर्ड में हमने देखा था। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। इट्स कंसिडर्ड एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वीडियो के एंड में हम उसकी वैल्यू कैसे डिराइव करते ये देखेंगे। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एज वी ऑल नो, in 9th standard we have studied in detail what are scalar as well as vector quantity. Now there are certain simple questions. What would happen if there were no gravity? अगर ग्रेविटी नहीं होती तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? There will not be any influence of force of attraction. जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एज देयर इज नो ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। उससे उस ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। जो हमारा सेकेंड पॉइंट बता रहा है, ऑब्जेक्ट्स वुड बिहेव डिफरेंटली। क्या डिफरेंट बिहेवियर होगा? दे विल बी इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। वो ऐसा बिहेव करेंगे जैसे उनका वेट ही नहीं है। इन अदर वर्ड्स, दे वुड स्टार्ट फ्लोटिंग। दे वुड अपीयर टू बी फ्लोटिंग। लेट्स सी हाउ दे माइट अपीयर। दिस इज ए फनियर एग्जाम्पल। यू कैन फाइंड दैट बॉय इज ऑलमोस्ट फ्लोटिंग इन एयर, और उस बॉय के जो बाकी के ऑब्जेक्ट्स है, फूड आइटम्स, ड्रिंक, सॉक्स, पेंसिल, अलार्म क्लॉक, ये सब एयर में ऐसा फ्लोट कर रहा है। Why they all are floating? Because they are not under the influence of gravity. Same situation happens in space also. Space में जो astronauts होते हैं, they are also experiencing weightlessness, as if they don't have any weight. क्यों होता है? Because they are very far from Earth, they are in space. That's why ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस। इसे माइक्रो ग्रेविटी ऐसे कहा जाता है। वेरी नियर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नो ग्रेविटी, एंड दैट्स व्हाई दीज पीपल, एज यू कैन नोटिस इन दिस डायग्राम, दे आर फ्लोटिंग इन द स्पेस। ये एक और फनियर एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में एस्ट्रोनॉट ने अपने पास का एक टॉवेल को सोक किया है, भिगोया है वाटर में, और भिगोने के बाद इसे निचोड़ने की कोशिश कर रहा है। बट व्हेन ही इज ट्राइंग टू स्क्वीज दैट पीस ऑफ क्लॉथ, यू विल नोटिस वाटर इज नॉट फॉलिंग डाउन। यू कैन सेंस प्रेजेंस ऑफ वाटर। आप नोटिस करेंगे कि वाटर वहाँ पे प्रेजेंट है, मगर वो वाटर नीचे नहीं गिर रहा। नीचे गिरने के लिए उस पर कोई फोर्स का काम करना ज़रूरी है, और स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करती, माइक्रो ग्रेविटी होती है। दैट्स वाई वाटर इज नॉट फॉलिंग डाउन। दिस इज वॉट विल हैपन if there is no influence of gravity. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what would happen if the value of capital G was twice as large? अगर ये कैपिटल G की वैल्यू हमने ट्वाइस कर दी, 2 टाइम्स बढ़ा दी, तो क्या हो जाएगा? हमने लास्ट वीडियो में देखा कैपिटल G की वैल्यू कैसे डिराइव की जाती है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू मिलती है जो ये स्लाइड के लास्ट बॉक्स में प्रेजेंट की गई है। कैपिटल G इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन आस्क कि व्हाट विल हैपन इफ द वैल्यू विल बिकम ट्वाइस। ये कैपिटल G की वैल्यू अगर हमने ट्वाइस कर दी तो क्या हो जाएगा? अभी ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में अगर हमने F की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की, F ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो डिपेंड करता है कैपिटल G, m1 m2
और आर स्क्वायर पे। हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि m1 m2 और r ये सब की वैल्यू 1 है। 1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इज़ 1 kg, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इज़ 1 kg, डिस्टेंस बिटवीन देम जो r की वैल्यू ये भी 1 है। तो 1 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, ये सब का आंसर आ जाएगा 1। मगर कैपिटल G की वैल्यू है 6.67, तो फोर्स कितना रहेगा 6.67। अभी इसी क्वेश्चन में अगर हमने G की वैल्यू ट्वाइस कर दी तो 6.67 का ट्वाइस ये नियर बाय 13 के रेंज में चला जाएगा, क्योंकि ये 6.5 से ज़्यादा है। सो दैट्स व्हाई इट विल बी समथिंग अराउंड 13। लेट अस राउंड इट ऑफ एंड कंसिडर इट एज 13। अगर मैं G की वैल्यू 13 कंसिडर करता हूँ 1 3, m1 m2 r ये सब की वैल्यू प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह 1 ही रखता हूँ, देन माई आंसर विल बी m1 multiplied by m2 upon r square equals to 1. 1 multiplied by 13, आंसर will be 13। तो फर्स्ट केस में f की वैल्यू 6.67 और सेकंड केस में f की वैल्यू 13। क्या चेंज हो रहा है बोथ एग्जाम्पल्स में? फर्स्ट एग्जाम्पल में जब कैपिटल G की वैल्यू 6.67 होती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। अगर मैं कैपिटल G की वैल्यू 6.67 की जगह 13 ले लेता हूँ, ट्वाइस ले लेता हूँ, तो फोर्स की वैल्यू ट्वाइस हो जाती है। इससे क्या इफेक्ट होगा? इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वुड इंक्रीज ट्वाइस। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इन्फ्लुएंस है, इफेक्ट है, वो इफेक्ट हमें ट्वाइस नजर आएगा। अगर इसे हम विजुअली इमेजिन करने की कोशिश करेंगे तो सेकेंड पॉइंट देखिए, इमेजिन यूर सेल्फ वॉकिंग। अगर हम नॉर्मल वॉकिंग करते हैं तो उसको रिप्लेस कर दो वॉकिंग अंडर वाटर। अंडर वाटर वॉकिंग करना सिर्फ इमेजिन करो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। यू आर ट्राइंग टू कट, यू आर ट्राइंग टू स्लाइस अ डेंसर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम है वाटर। बस इसी तरह इफेक्ट आएगा, डाउनवर्ड पुल बहुत बढ़ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी ट्वाइस। सेम इफेक्ट नजर आएगा जब हम कोई नीचे गिरी हुई ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश करेंगे। व्हेन वी आर ट्राइंग टू लिफ्ट an object which is fallen down, it will be difficult, it will become twice heavier। कोई भी ऑब्जेक्ट जो नीचे गिरी होगी उसका इफेक्ट जो है वो ट्वाइस बढ़ जाएगा। सो दैट विल बी द इफेक्ट द वैल्यू ऑफ कैपिटल G was twice larger। Our next topic is variations in value of small g। ये स्मॉल g की वैल्यू में कुछ चेंजेस होते हैं क्या? Let's see। Now this value of small g will change along the surface। अर्थ की सरफेस पे चेंज होगा। सेकेंड, अर्थ से हम दूर जब जाते जाएंगे, चेंज विथ हाइट, तब उसमें कुछ वैल्यू चेंज होगी। और थर्ड है चेंज विथ डेप्थ, जब हम अर्थ के अंदर जाते जाएंगे, इनसाइड द क्रस्ट ऑफ अर्थ। लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट, चेंज along the surface। Value of g is highest, that is 9.83 at the poles, decreases slowly with decreasing latitude। It is lowest 9.78 at the equator। क्या पॉइंट है ये पॉइंट ऐसा हाईलाइट कर रहा है कि पोल्स और इक्वेटर पे स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? अर्थ की सरफेस स्पेरिकल है। सिंस स्पेरिकल है, इसका मीनिंग यह होता है पोल के रीजन में अर्थ की सरफेस फ्लैट है। That's why the radius का वैल्यू इज स्मॉलर। जब हम पोल के रीजन में प्रेजेंट होते हैं तब हम अर्थ के सेंटर के करीब होते हैं, पास होते हैं, rather than when you are comparing same example along with equator। अगर आप अर्थ के इक्वेटर पे प्रेजेंट हो तो आप सेंटर से थोड़ा सा दूर हो एज कंपेयर टू डेट ऑन पोल्स। रेडियस की वैल्यू पोलर रीजन से कम होती है, रेडियस की वैल्यू इक्वेटर के रीजन से ज़्यादा होती है। अगर रेडियस की वैल्यू पोलर रीजन से कम होती है तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। दैट्स वाई वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज हायर। जब आप सेंटर ऑफ अर्थ से दूर हो, व्हेन यू आर प्रेजेंट ऑन द इक्वेटर, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विल बी लेस, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल कम होगा। दैट्स वाई वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट इक्वेटर इज 9.78।
अगर आप इसका मीन वैल्यू कंसिडर करोगे, 9.83 से 3 पॉइंट पीछे चले जाओ, 3, 2, 1, और 9.78 से 2 वैल्यू आगे निकल जाओ, 787980, तो आपकी राउंड ऑफ वैल्यू हो जाती है 9.80, विच वी कंसिडर्ड एज 9.8. दैट्स वाई द मीन वैल्यू ऑफ स्मॉल g is taken as 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चेंज विथ हाइट. अगर हाइट में कुछ चेंज होता है तो स्मॉल g के वैल्यू में क्या चेंज होगा? टू अंडरस्टैंड दिस वी आर रेफरिंग टू टेबल नंबर 1.7. दिस इज प्रेजेंट इन द टेक्स्ट बुक. ये टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट है. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू नोटिस second column as well as third column. There is a interesting comparison. Second column में height की वैल्यू बढ़ते जा रही है. Slowly it is increasing from top to down. अगर हम इसे क्रॉस कंपेयर करेंगे लास्ट कॉलम से, तो यहाँ पे स्मॉल g की वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है फ्रॉम टॉप टू डाउन. लेट अस चेक वन बाय वन. सरफेस ऑफ अर्थ पे, जहाँ पे हाइट हम अर्थ से 0 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, यहाँ g की वैल्यू 9.8 है. यहाँ से लेके माउंट एवरेस्ट की हाइट तक, माउंट एवरेस्ट का हाइट 8.8 बोला गया है. लेट अस राउंड इट ऑफ टू 9 किलोमीटर. 0 to 9 किलोमीटर तक ये स्मॉल g का वैल्यू में कोई चेंज नहीं है. इट इज सेम, इट्स 9.8 itself. बट फ्रॉम हियर व्हेन यू स्लोली स्टार्ट इंक्रीजिंग हाइट, दैट इज फ्रॉम 9 किलोमीटर, 10, 20, 30, 35, 36. Our third point is 36.6 kilometer. Then slowly मार्जिनली स्मॉल g का वैल्यू कम हो जाएगा. ये 9.8 से कम हो जाएगा 9.77. आवर सेकेंड लास्ट केस इज 400 किलोमीटर. या अब हम लोग अर्थ से काफ़ी दूर चले गए हैं. यहाँ पे सैटेलाइट प्रेजेंट होती है स्पेस में. दैट पॉइंट योर वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज 8.7. एंड फाइनली व्हेन यू हैव सरपास्ड a long distance, you are in space at the height of 35,700 किलोमीटर. यहाँ पे स्मॉल g का वैल्यू 0.225 ऐसा हो जाएगा. सो इट मीन्स एज हाइट इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ स्मॉल g डिक्रीजेस. हाइट इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ स्मॉल g डिक्रीजेस. दैट डज नॉट मीन्स कि इमीडिएटली अगर हाइट बढ़ना शुरू हो गया तो स्मॉल g की वैल्यू कम हो जाएगी. हाइट इंक्रीजेस अप टू 9 किलोमीटर. मैं 9 किलोमीटर राउंड ऑफ करके बोल रहा हूँ. देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस. 9 to 10 किलोमीटर तक स्मॉल g की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. ये 9.8 ही रहने वाला है. बट फ्रॉम 25, 30, 36 किलोमीटर्स ऑनवर्ड्स फर्दर जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे स्मॉल g की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी. दिस इज अवर नेक्स्ट पॉइंट, चेंज विद डेप्थ. अगर हम अर्थ के सरफेस के अंदर चले जाए, टुवर्ड्स सेंटर जाते जाए, तो स्मॉल g की वैल्यू में क्या चेंज होगा? लेट मी ऑल्सो इन्फॉर्म यू. ये एक स्मॉल पॉइंट है बट इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक. दिस टॉपिक कैन कम फॉर 2 marks एज ए गिव रीजन और ए स्मॉल क्वेश्चन ऑल्सो फॉर 2 marks के लिए. क्या रहेगा ये क्वेश्चन? क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि व्हेन यू स्टार्ट गोइंग इनसाइड द अर्थ सरफेस और व्हेन depth starts increasing, what will be the change in the value of small g, or why the value of small g decreases when you start going deep inside the earth? Either this question can come for give reason or this question can come for 2 marks. Let us try to see. When you start moving inside the earth, earth के अंदर जब हम लोग deep चले जाते हैं, so slowly ये जो पार्ट आपने कवर किया है डेप्थ के टर्म्स में, आपके हाइट के ऊपर जो अर्थ का मास प्रेजेंट है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ दैट मास से अप्लाई करता है. अगर आप अर्थ के अंदर जा रहे हो तो आप अर्थ के सेंटर की तरफ बढ़ रहे हो. जितना पोर्शन आपने अर्थ के सरफेस से अंदर की तरफ कवर किया है वो पोर्शन अब उस मास से हट चुका है. वो मास प्रेजेंट होते हुए भी आप पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करने वाला, बिकॉज दैट इज टेक्निकली नॉट पार्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट नाउ एंड दैट्स वाई इट विल नॉट बी प्रेजेंट. द पार्ट ऑफ द अर्थ विच contributes
towards the gravitational force decreases, जिससे mass of the earth also decreases, which means value of small m also value of capital M decreases. As a combined result, यहाँ पे दो changes हो रहे हैं. As you are moving deep inside the earth, रेडियस का वैल्यू स्मॉल r की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी कम होती जाएगी, एंड दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ स्मॉल g विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एज यू गो डीप इनसाइड द अर्थ. दिस इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है तो जितने पॉइंट्स ये स्क्रीन पे दिए गए हैं उतने ही पॉइंट्स हमें लिखना है. यू विल फेच 2 मार्क्स आउट ऑफ दिस. नाउ वी आर हैविंग अ क्वेश्चन. Will the direction of gravitational force change as we go inside the earth? This is something that we have seen in our last video कि अर्थ के सरफेस के अंदर अगर हम जाने लगे तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा. We have seen that every object which exerts gravitational force applies that from its center. उसके सेंटर से ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है. So the answer in this case will be no, the direction of gravitational force will not change. Let us see next question. What will be the value of small g at the center of earth? ऐसे imagine करो that you are standing at the center of earth. Center of earth पे दो values influence करेंगी. एक है capital M. Capital M is mass of earth. मास की वैल्यू चेंज नहीं होती. ये हम इस वीडियो में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मास और वेट उस टॉपिक में. मगर जब आप r की वैल्यू कंसिडर करोगे, r इज रेडियस ऑफ अर्थ, एंड व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम द पॉइंट जहाँ से रेडियस ओरिजिनेट हो रहा है, ये वैल्यू यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा 0. 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ g एट द सेंटर ऑफ अर्थ? वैल्यू ऑफ स्मॉल g एट द सेंटर ऑफ अर्थ विल बी 0. Our next topic is difference between mass and weight. This is difference between mass and weight. This question can come for around 2 marks or 3 marks. High probability for this question is difference between mass and weight, or explain mass and weight. If it comes for 2 marks, the difference between, you are supposed to mention 4 points, and if it comes for 3 marks, you are supposed to mention 6 points. बोर्ड का रूल है 1 मार्क के लिए हमें 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं डिफरेंस बिटवीन के लिए. सो दैट्स वाई 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट्स और 3 मार्क के लिए 6 पॉइंट्स. ये चैप्टर से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स. Let's see one by one. Mass is the amount of substance in the body. इसे हम लोग दूसरे टाइप से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. The amount of matter present in the body is referred to as mass. Whereas weight is the force of gravity acting on that body. Second point is mass is constant at any location. ये काफ़ी important point है. Even if you go to another planet, mass of that object will not change. It will remain constant. Whereas weight depends on acceleration due to gravity. Weight का फॉर्मूला जो हम आगे पढ़ेंगे होता है W equals to mg. Capital M multiplied by g. What is this capital M? Capital M is mass of object. And what is small g? Small g is acceleration due to gravity. तो mass of the object will remain same. तो क्या चेंज होगा? चेंज होगा स्मॉल जी. अर्थ पे स्मॉल जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, whereas मून पे स्मॉल जी की वैल्यू कम होती है. दैट्स वाई वेट ऑफ द पर्सन ऑन अर्थ विल बी मोर देन वेट ऑफ द सेम पर्सन ऑन मून. थर्ड पॉइंट, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? 9th स्टैंडर्ड में हमने देखा है. स्केलर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड बाय ओनली मैग्नीट्यूड. उसके मैग्नीट्यूड से, उसके क्वांटिटी से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं. Whereas weight is a vector quantity. Vector quantity are those physical quantities which can be defined by magnitude as well as direction. Vectors
require direction. I repeat, vectors require direction. Fourth point, mass is measured in kilograms. मास को हम kilograms में measure करते हैं kg, whereas SI unit weight का होता है newtons, capital M. Fifth point, mass is measured using a beam balance. Same point, weight is measured using a spring balance. और last point है, mass can never be zero. मास की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, whereas weight की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, because it depends on small g. अगर small g की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो weight की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है. These all 6 points are important. I will advise all of you to learn these 6 points if you are able to memorize them. Our next point is how to calculate weight of a person. अगर weight calculate करना है तो कैसे calculate करेंगे? weight का formula अभी मैंने पिछले difference between में बताया, W equals to mg, जहाँ पे m होता है mass of the object और small g है value of acceleration due to gravity on that planet. यहाँ पे हमने example लिया है. Let us consider अरुण एक person consider करेंगे जिनका मास है 75 kg. तो उनका अर्थ पे वेट कितना होगा? अर्थ पे वेट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मैंने जस्ट बताया, W इक्वल्स टू mg. यहाँ पे हमने F इक्वल्स टू mg ऐसे कंसिडर किया है. m की वैल्यू है 75, अर्थ पे स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8. तो 75 मल्टीप्लाई बाय 9.8 विल गिव यू आंसर 735 न्यूटन्स. वेट ऑफ अरुण on earth is 735 newtons. इसे हम ऐसा कंसिडर करें कि अगर weight of 1 kg mass will be W equals to mg, m की वैल्यू है 1, g की वैल्यू है 9.8, it will become 1 into 9.8 gives you 9.8 newtons. So basically our weighing machines, जब हम हमारा weight करने चाहते हैं तो वो हमें हमारा weight नहीं बताता, वो हमें हमारा mass बताता है. मास की वैल्यू केजी में मेजर की जाती है. The two scales balances in the shops compared to weights, that is two masses. शॉप से भी अगर हम कुछ परचेस करते हैं तो वो एक्चुअली उसका वेट नहीं कंपेयर कर रहा, उसका मास कंपेयर कर रहा है. एंड दिस इज अवर फाइनल स्लाइड विच शो यू कि हाउ वेट ऑफ द पर्सन डिफर्स व्हेन ही इज ऑन अर्थ और ही इज ऑन मून. यहाँ पे हमने एक रफ कैलकुलेशन किया है. अगर पर्सन का मास 100 kg है तो उसका वेट अर्थ पे 980 न्यूटन्स इतना होगा. फॉर्मूला हमने जस्ट देखा, m मल्टीप्लाई बाय g, m की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 2 टाइम्स डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बिकम 980 न्यूटन्स. अगर सेम पर्सन मून पे चला जाता है तो मून पे स्मॉल g की वैल्यू अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होती है. 1/6 मीनिंग 9.8 divided by 6. When you divide 9.8 divided by 6, you get answer 1.62. That's why small g value of moon is 1.62. Mass remains constant, let it be earth or let it be moon. So same person का mass moon पे रहेगा 100 kg. हमारा फॉर्मूला है W equals to mg. जब 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.62 से, 2 टाइम्स डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट साइड, यू विल गेट आंसर 162 न्यूटन्स. सो हियर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ कैपिटल F. कैपिटल F इक्वल्स टू कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर. नाउ व्हाट इज कैपिटल F? कैपिटल F इज ग्रेविटेशनल फोर्स. Capital G is universal gravitational constant. Its value is 6.67 into 10 raised to minus 11. Then we are having capital M. Capital M is mass of Earth. Small m is mass of object. And small r is a distance between the two objects. In this case, it is object as well as Earth. We have seen earlier capital F equals to m multiplied by a. If you can recall, this is our Newton's second law of motion, where force is product of m as well as a.
m is mass and a is acceleration. Combining, we refer it as momentum. Now, instead of a, if we substitute small g, because small g is acceleration due to gravity, we will put value of a equals to g and we will replace over here. Then we will get f equals to mg and this becomes. Now we are having equation 1 as well as 3. And from equation 1 as well as 3, we are having two values of f. One value of capital F is mg, whereas second value of capital F is capital G, capital M, small upon r square. We will cancel the two values of small m. We are left along with remaining value small g equals to capital G, capital M upon r square. Now we substitute values. Value for capital G is 6.67 into 10 raised to minus 11. Value of capital M, that is mass of Earth, it is at this constant. Remember this value? This value is 6 into 10 raised to 24. And then we are having small r. Small r is the radius of Earth. Radius of Earth ka value is also always constant. Its value is 6.4 into 10 raised to 6. But as we are having r square, we will take it as 6.4 into 10 raised to 6 whole square. So here we will see our next steps. Small g equals to 6.67 into 6 into 10 raised to 24 into 10 raised to minus 11. If you identify what I have done over here is, I have separated exponential as well as non-exponential values. Exponential values, ये कौन सी values होती है जिनके ऊपर कोई values present है. For example, 10 raised to 24, 10 raised to minus 11. These values are referred to as exponential values. Whereas such values 6.67 as well as 6 something which are plain values are referred to as non-exponential values. I have separated them. So what I can do is, I have underlined it over here. I will take their separate product. 6.67 into 6 will give me answer 40.02. Also, if you look at the denominator part, I have separated 6.4 as well as 10 raised to 6 ka whole square. So 6.4 ka square is 40.96. Now, what I will do is, I will take square of 10 raised to 6. X raised to m raised to n. This is the rule of indices that you have studied in earlier standard. You get the answer x raised to m raised to n gives you x raised to mn. So that's why 6 into 2 will give you 12. As 10 raised to 12 is present in the denominator part, when you shift it to the numerator, as you can see it over here, its value of indices will change. If it is positive in the denominator, when it is shifted to the numerator, its value will become negative. So that's why 10 raised to 12 will become 10 raised to minus 12. And that's why this is our next step. 40.02 into 10 raised to 24 into 10 raised to minus 11 into 10 raised to minus 12 whole divided by 40.96. Now in our next step, we are having small g equals to 40.02 into 10 raised to 24 minus 11 minus 12. So what is this step? This is the rule of indices. X raised to m into x raised to n will give you x raised to m plus n. So that's why we are adding with all these values. 10 raised to 24 minus 11 minus 12. In our next step, we have solved minus 11 minus 2, that is minus 23. 24 minus 23 will give you 1. That's why we are only left along with simple 10. 40.02 multiplied by 10, only one value of decimal will shift, and that's why your answer will be 400.2 whole divided by 40.96. When you do this, your final answer comes out to be 9.77 meter second square. Meters per second square, because the value of small g is acceleration. Unit of acceleration is meters per second square. Now, when you are referring the value of small g, you always round it off to 9.8, and that's why value of small g, that is acceleration due to gravity, is taken as 9.8 meter per second square.